अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पढ़ रहे हैं हम यूपी पॉलीटेक्निक के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर में चलती है ये यूनिट नंबर 3 वर्क पावर एनर्जी चल रहा है और इसका चैप्टर नंबर 1 फ्रिक्शन हमने कर लिया है और चैप्टर नंबर 2 वर्क पावर एनर्जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए इसमें वर्क पावर एनर्जी नाम इस तरह से बोला जाता है लेकिन पढ़ा हम इस सीक्वेंस में देंगे कि वर्क पहले फिर बाद में उसके एनर्जी, क्योंकि वर्क से एनर्जी जनरेट होती है और पावर सबसे लास्ट में। इस तरह से चैप्टर में सीक्वेंस बनता है। सबसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, एक एक दो दिन के कंसेप्ट हैं ये वर्क पावर एनर्जी और पावर। तो मान के चलिए 4 या 5 दिन में इस चैप्टर को खत्म हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें आज वर्क। हेडिंग डाल दीजिए वर्क या फिर कार्य। देखिए छोटी क्लास से भी आप पढ़ते चले आ रहे होंगे कि कार्य कब होता है। तो मान लिया सपोज करिए हमने अगर कोई दीवार है और उस दीवार के ऊपर फोर्स लगाया और पता लगा वो दीवार जो है अपनी जगह से हिली भी नहीं, यानी कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, तो उस केस में कहा जाएगा हमने कोई कार्य नहीं किया। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ इसका मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। इसके बजाय अगर हम दीवार न लें बल्कि कोई साइकिल ले लें और साइकिल के ऊपर फोर्स लगा दें और साइकिल में फोर्स लगाने से वो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसके अंदर, तो हम कहेंगे कि हमने वर्क डन किया है, यहाँ पे वर्क माना जाएगा। तो इससे मेन बात ये निकलती है कि कार्य जो है वो कब हुआ माना जाता है, जब उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो। कार्य होने के लिए डिस्प्लेसमेंट होना आवश्यक है और अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो हम कहेंगे कार्य हुआ है। तो एक तरह से अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं, बेसिक डेफिनेशन जिसको कि कहना चाहिए इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन, ये है क्या? तो है ये कि आप अगर कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स से अगर आपका डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो जाता है तो हम कहेंगे कि हमने क्या कर दिया, हमने जो है वो कार्य हो कर दिया। तो कार्य जो है वो क्या है, अगर फोर्स लगाने पे बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट आता है तो उस केस में वर्क करा हुआ कहा जाता है कि वर्क हमने किया है। तो ये कार्य की क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। हालांकि ये पेपर में नहीं आएगी लेकिन चैप्टर की शुरुआत है तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि कार्य को नापते कैसे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कार्य का मापन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ वर्क। कितना काम हुआ। अब हम क्वांटिटेटिवली पढ़ेंगे कि कितना वर्क कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दे या कोई सिचुएशन दे दें और कहें कि कार्य हुआ है या नहीं, ये तो आप चेक कर लोगे कि डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं। लेकिन अगर कितना वर्क हुआ ये आपको मेजरमेंट करने के लिए दे दिया जाए तो क्या तरीके हैं। तो देखिए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उस तरह से पढ़ाने के तरीके भी बदलते जाते हैं। अगर हम 8th क्लास की बात करें या 9th 10th क्लास की बात करें, तो जब बच्चे को ये एंगल वगैरह के कोई कंसेप्ट नहीं पता होते हैं तो उस केस में जो है वो केवल ये पढ़ाया जाता है कि केवल ये सिचुएशन कि ऑब्जेक्ट रखा है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो गया। बस इस सिचुएशन को समझा जाता है। और इस केस में क्या है, ये केस फर्स्ट हम बना लेते हैं, ठीक है ना। ये छोटे क्लास का केस है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस टाइम पे फॉर्मूला बताया जाता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और केवल यहीं पे चुप नहीं होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर आप केवल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो ये थोड़ा सा अधूरा माना जाएगा। आप कहेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये पूरी लैंग्वेज मानी जाएगी। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ एस, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारा सिंपल केस होता है जो लोअर क्लासेस में बताया जाता है, जहां पर हमें इससे मतलब नहीं है कि फोर्स अगर टेढ़ा लगा दें किसी एंगल पे लगा दें तो क्या सिचुएशन होगी, वहां पर उस चीज से कोई मतलब नहीं होता। वो उनकी कार्य क्षेत्र से बाहर है, एक तरह से ये मान लीजिए उनके लेवल से बाहर है। तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन इससे ये डेफिनेशन हमें बेसिक पता लग जाती है कि वर्क जो है फोर्स इनटू केवल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। जब हम बड़ी क्लास में आएंगे तो हम फिर से यही डेफिनेशन ही अप्लाई करेंगे और उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे। केस सेकंड, अब हम अपनी क्लास में आ जाते हैं
व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एट एन एंगल। तो जब इनके बीच में मान लिया सपोज करिए कोई एंगल थीटा दिया हुआ है, जैसे मान लिया सपोज करिए आपने ये सिचुएशन दे दी कि फोर्स ये लग गया, एंगल ये हो गया, और डिस्प्लेसमेंट ये चलते हुए जा रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। अब आप ये मत सोचना कि ऐसा कैसे हो गया कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए कि आप ये फिर सोचना मुश्किल लगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप क्या करना, तुरंत ध्यान करना कि क्रिकेट में गेम चल रहा है और वहाँ पे बारिश हो गई है, और बारिश के बाद पिच को सुखाने के लिए या फील्ड को सुखाने के लिए रोलर चलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, रोलर हमेशा टेढ़े में खींचा जाता है, लेकिन चलता वो कहाँ है, खींचा ऐसे जाता है और चलता वो सीधे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि वो इतना भारी है कि उस टाइम पे वो इस फोर्स की डायरेक्शन में नहीं चल सकता, और फिर टेढ़े में खींचा जा रहा है। अगर आप ऐसे उठाते तो एक बार को वो ऊपर उठा लेगा आदमी, लेकिन वो टेढ़े में खींच रहा है, उसमें पहिए लगे हैं, तो इसलिए वो आगे की तरफ चलता चला जाता है। या कूड़े वाली गाड़ी का आप एग्जाम्पल ले लें, ठीक है ना, उसमें भी पहिए लगे हैं। फोर्स कोई ऐसा नहीं है कि उसको लेवल में जाके उसके आदमी झुक करके उसको चलाता है, आदमी इसको खड़े खड़े चलाता है। ये मशीनें इस तरह बनाई गई हैं, ग्रास कटर मशीन है जैसे, खड़े खड़े चलाई जाएगी और उसको पकड़ा टेढ़े में जाएगा ताकि वो जमीन पे चले। तो इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग एंगल पे हो सकते हैं, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो नई बात बताई जा रही हो। तो ऐसे केस में अगर हमें वर्क निकालना है तो क्या तरीका लगाएंगे, तो हम यही बेसिक तरीका लगाएंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर आपने कल मैथ्स की क्लास करी है जिसमें कि हमने प्रोजेक्शन लेना बताया है, या फिर फिजिक्स की पुरानी क्लासेस जिसमें हमने फोर्स का कंपोनेंट लेना बताया है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, हम इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर ले लें, देखिए प्रोजेक्शन ले लें या कंपोनेंट ले लें, बात वही होती है। ये देखिए, अगर मैं इसका कंपोनेंट इधर ले आऊं तो एफ का कंपोनेंट थीटा डिग्री पे कितना बनेगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये आपका, ये एफ कॉस थीटा बनेगा। और ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, सारा डायग्राम छोड़ दो, मैं केवल कंपोनेंट और फोर्स बता रहा हूं। तो कंपोनेंट आपका ये एफ कॉस थीटा हो गया, और आपका डिस्प्लेसमेंट ये हो गया एस। तो अब आप देखिए, क्या हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं, यानी कि ये वाली सिचुएशन बना दी है। समझ रहे हैं? मतलब आप ये मत सोचिए कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस थीटा आया कहां से, जरा उस पर भी नजर मारिए। तो आप ये देखिए कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में नहीं है, और फॉर्मूला हमारा है W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैंने फोर्स को उसका कंपोनेंट लिया और उन दोनों को सेम डायरेक्शन में ले आया। सेम डायरेक्शन में लाने से क्या हुआ, अब मैं ये वाला छोटी क्लास वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, क्या, कि W इज इक्वल टू फोर्स अगर मैं एफ कॉस थीटा ले लूं, और डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट एस है, तो ये यहाँ से फॉर्मूला इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है वर्क का। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मेजरमेंट को हम, देखिए आपके पास ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और उन दोनों के बीच के एंगल का कॉस है। अगर हम आपसे कहें दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है और उनके बीच के एंगल का कॉस है, तो हम जानते हैं कि ये चीज़ जो है दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होती है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख दीजिए, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी भी है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो हम देखते हैं बिल्कुल केस उससे मैच कर रहा है। तो इसका मतलब W इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, इस तरह से भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। इसका फायदा यह है कि अगर आपके पास कभी भी एक वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू दिया हो, जैसे मान लिया सपोज करिए 2i प्लस 3j प्लस 4k, और आपके पास एक्स वेक्टर दिया हो 5i माइनस 2j प्लस 3k, तो आपको अगर वर्क निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आप सीधे उस केस में आई जे के में दिया है तो एफ डॉट एस लगाएंगे। तो आपका आई इतना, ये जो तीन कंपोनेंट दिए हैं ये वाले, डॉट तीन कंपोनेंट दिए ये वाले, और फिर डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का तरीका होता है कि आई के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जे के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस के कंपोनेंट का मल्टीप्लाई कर दो। आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा है और मैथ्स में भी हम आज पढ़ेंगे इसको शाम को।
तो अगर आपको फिजिक्स में नहीं ध्यान है तो आप मैथ्स में इसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज फिजिक्स के भी जो वेक्टर के वीडियोस हैं चैनल पे उनमें आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए वर्क को हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये दोनों मेथड जो हैं वो आपके हायर क्लासेस के हैं, मतलब जो हमें पढ़ने हैं, और ये मेथड जो है वही चीज़, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप केवल इतना कहते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो गलत हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, अधूरा हो सकता है, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहोगे तो इस कंसेप्ट और इस कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे एग्जीक्यूशन का तरीका थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का है। अच्छा देखिए, दूसरी चीज मैं ये भी बता दूं, कोई जरूरी नहीं है कि आप एफ को इधर ले आओ। हमने तरीका पढ़ा है कि एस का भी कंपोनेंट उस तरफ ले जा सकते हैं, ये एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप देखिए फोर्स और एस कॉस थीटा फिर से आ गए सेम डायरेक्शन में। मैं फिर से यही कंसेप्ट लगाऊं तो फिर से देखिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वही फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा लेकर आएगा। हमने ये मैथ्स में भी कल देखा था कि कंपोनेंट आप इसका चाहे तो इधर ले आए, चाहे इसका उधर ले जाएं। तो आप किसी भी चीज को सेम डायरेक्शन में लाना है, कोई जरूरी थोड़ा ना फोर्स को ही कंपोनेंट लेकर के उसका आएंगे हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेकर के उसकी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। तो फोर्स को इधर लाएंगे तो इस तरह से मैकेनिज्म आएगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट को आप उस तरफ ले जाते हैं तो वर्क निकालने के लिए ये मैकेनिज्म आएगी। तो अब आप कंप्लीट कर लीजिए सब कुछ। बहुत छोटी क्लास के कंसेप्ट, नॉर्मल कंसेप्ट 11th क्लास में अगर डॉट प्रोडक्ट नहीं यूज करें, और अगर डॉट प्रोडक्ट भी यूज कर लें तो उस तरह के कंसेप्ट्स, तीनों तरह के से वर्क कैलकुलेट करना ये आपके सामने है, कंप्लीट कर लें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, कार्य का मात्रक एवं विमा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो देखिए ये भी आसान टॉपिक है, छोटी क्लास से ही मैच करता है, कोई ज़्यादा इसमें वो बात नहीं है। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इसमें अगर हम यूनिट्स सेक्शन में चलें, पहले अगर यूनिट्स में आ जाएं, और यूनिट्स में भी आप इसमें एसआई सिस्टम में आ जाएं, तो देखिए यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन मीटर। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसकी यूनिट न्यूटन मीटर बन जाएगी, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, जूल। ऐसे ही आप अगर सीजीएस में चले जाएं तो न्यूटन की जगह पे क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा, और मीटर की जगह पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान दे लें एसआई सिस्टम में कि पूरा नाम लिखते हैं तो फिर स्मॉल से लिखते हैं, और शॉर्ट में लिखते हैं तो कैपिटल से लिखते हैं। अगर साइंटिस्ट के नेम पे है यूनिट तो उसका पूरा नाम लिखोगे तो स्मॉल से शुरू होगा, शॉर्ट में लिखोगे तो कैपिटल्स में आएगा। डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसको दूसरा नाम बोलते हैं क्या, अर्ग, ERG, अर्ग या अर्ज, तरह तरह से लोग बोलते हैं, जैसा मर्जी हो आप इसको बोल सकते हैं। तो एसआई यूनिट न्यूटन मीटर या जूल बनती है, और सीजीएस यूनिट जो है डाइन सेंटीमीटर या फिर अर्ग बनती है। अब अगर अगर इन दोनों में रिलेशन चाहिए, इन दोनों में आपको रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन मैं आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आप स्टार्ट करेंगे, इससे स्टार्ट करें, 1 जूल इक्वल टू, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर, न्यूटन को मालूम है आपको 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, तो 10 टू द पावर 5 डाइन कर दिया, ठीक है ना। और इनटू मीटर को आप क्या कर सकते हैं, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर कर सकते हैं, मीटर के सेंटीमीटर बन गए। आप क्या करिए, 10 टू द पावर 5 10 टू द पावर 2 को मिला दीजिए, तो ये डाइन सेंटीमीटर इस तरह से आ जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं, ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। तो ये इसकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट हुई, और उनमें कनेक्टिविटी करने के लिए आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो गया। चलिए यूनिट सेक्शन कंप्लीट हो गया, हमने कनेक्टिविटी भी देख ली थी, वो मिटा दी है मैंने। अब बात आती है, रह गई विमा। तो अगर विमा जान निकालनी है आपको, यानी कि डायमेंशंस चाहिए, तो आपके पास पहले चैप्टर में तरीका है, इसके लिए बताया गया है कि W इज इक्वल टू एफ इन टू एस, पता है आपको, दोनों की डायमेंशन पता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम W की डायमेंशन इज इक्वल टू लिख सकते हैं, फोर्स की हो जाएगी MLT-2, आपको याद होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट की L हो जाएगी क्योंकि वो डिस्टेंस है, और फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ML² T-2, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। अब चूंकि कार्य से ही ऊर्जा बनती है, इसलिए ऊर्जा की डायमेंशन भी ML² T-2 ही रहेगी।
तो ऊर्जा जितनी तरह की भी होगी, चाहे घूर्णन गतिज ऊर्जा हो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे आपकी सिंपल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, जितने भी तरह की एनर्जी है सबकी डायमेंशंस जो है वो यही ml² t-2 रहेंगी। तो अब तो विमा ऐसे चलेंगी आपकी जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी और तुरंत उसकी विमा कितनी है। तो इस तरह से आपका तुरंत मतलब वो चीज़ें अपने आप कैलकुलेट होती चली जाएँगी। आप तरीका सीख चुके हैं निकालने का, अब वो जो फ़ॉर्मूले आपने सारे पढ़ लिए थे फर्स्ट चैप्टर में, धीरे-धीरे करके वो अब आपके पास धीरे-धीरे आते जाएँगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, कार्य का मात्रक एवं विमा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्य के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें देखिए क्या है टाइप्स ऑफ वर्क में कि कितने टाइप के वर्क हो सकते हैं। तो मेनली 3 कैटेगरी बनाई जाती हैं। एक होता है धनात्मक कार्य, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क। एक होता है ऋणात्मक कार्य, यानी कि नेगेटिव वर्क। और एक होता है शून्य कार्य, यानी कि जीरो वर्क। अब देखिए पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और शून्य कार्य कब होगा, इनके बारे में आपको पहले तो स्टडी करना है कैसे किसका सिचुएशन बनती है और फिर उसका डेली लाइफ एग्जाम्पल कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वर्क कब होता है। तो देखिए W का फॉर्मूला जो होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। अब आप देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनके तो मैग्नीट्यूड आ गए, ठीक है, लेकिन इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कर कौन सकता है, एंगल जो है वो उसका कॉस लेंगे जब आप। तो कॉस में आपको पता होना चाहिए कि कॉस जैसे जब एंगल बढ़ाते हैं उसका 0 पे तो 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, और धीरे धीरे एंगल बढ़ाते हैं तो ये कम होता चला जाता है, कॉस 90 पे 0 हो जाता है, और फिर कॉस 90 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उस केस में जो है वो फिर कॉस की वैल्यू नेगेटिव होने लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि आपका जो है वो जब थीटा आपका 0 से 90 के बीच में रहता है, ठीक है ना, इसका मतलब आपका न्यून कोण होता है, यानी कि एक्यूट एंगल होगा जाकर के। तो उस टाइम पे देखिए क्या होगा, कॉस थीटा आपका पॉजिटिव बनेगा, और कॉस थीटा जब पॉजिटिव बनेगा तो हेंस वर्क डन भी क्या बनेगा, वो भी आपका पॉजिटिव बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन का कब आती है, ऐसी सिचुएशन तब आती है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो जब खींच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है और फोर्स आप इधर लगा रहे हैं, यानी कि जो सिचुएशन हमने पढ़ी है 0 से 90 के बीच की वो सिचुएशन, चाहे आप थीटा 0 कर लें, 0 इक्वल भी हो सकता है, इधर खींचें तब भी देखिए पॉजिटिव वर्क आएगा। तो इसके एग्जाम्पल में हम सिंपल लिख सकते हैं रोलर को खींचना, ठीक है ना, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को टेबल पे खिसकाना, इस तरह के एग्जांपल्स डेली लाइफ के नॉर्मल सारे एग्जांपल जो हैं 95% एग्जांपल्स जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आपका टाइप होता है पॉजिटिव वर्क का। अब बात आती है ऋणात्मक कार्य कब होगा। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे थीटा 90 के बाद अगर लेते हैं आप, थीटा अगर आपका 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है या बराबर है, 90 पे नहीं होना चाहिए, 90 पे केस देखिए गड़बड़ हो जाएगा, है ना। 90 से 180 तक है तो उस केस में आपका कॉस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, और इस केस में वर्क भी आपका क्या हो जाएगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि वर्क जो है वो एफ एस कॉस थीटा नेगेटिव, तो वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन इसमें ये बनेगी कि आप जो है वो फोर्स तो लगा रहे हैं, जैसे इस डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है तो आप फोर्स जो है वो इस तरफ लगा रहे हो, तो इनके बीच में थीटा 180 डिग्री बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन कैसे हो सकती है, ऐसी सिचुएशन जो है वो उस जगह पे हो सकती है जहां पर आपके डिसिपेटिव फोर्सेस लग रहे हो, मतलब जो फोर्सेस जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, जो किसी बॉडी को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया सपोज करिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर मान लिया बॉडी इधर चल रही है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य तो देखिए 180 डिग्री बनेगा, इसका मतलब ये वर्क जो है वो आपका नेगेटिव होगा। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में आप खुद ही सोचो, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर कैसे हो सकता है। तो ये सिचुएशन तभी बनती है जब जो फोर्स है वो आपका इस तरह का हो जो कॉजिंग मोशन कॉजिंग फोर्स नहीं है। मोशन कॉजिंग फोर्स और होगा इसमें, मतलब गति उत्पन्न करने वाला जो फोर्स है वो कोई और होगा, वो चलवा रहा होगा, और फ्रिक्शन जो लग रहा है उसके लिए वर्क डन अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। एक और फोर्स होगा उसका वर्क डन पॉजिटिव रहा होगा, तभी तो चीज चल पाएगी आगे जाकर के। नहीं तो ये तो फिजिक्स के लॉज के अगेंस्ट हो जाएगा कि हम पता लगा फोर्स इधर लगा रहे हैं, चल उधर रही है उल्टा।
तो इसलिए ये सिचुएशन ध्यान से देखिएगा कि थीटा वर्क डन नेगेटिव कब हो जाता है इस तरह का। ये दोनों नोट कर लीजिए। शून्य कार्य को फिर मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाना है, उसके एग्जाम्पल भी पेपर में आते हैं। चलिए, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क क्लियर हो गए हैं, तो अब हम जीरो वर्क की तरफ बढ़ते हैं। जीरो वर्क में देखिए क्या होता है कि केसेस तो इसके बाद में बता देंगे, पहले आप देखिए मेन कंसेप्ट क्या है। W इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, और फोर्स भी लगा रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट भी लगा रहे हो, तो वर्क जीरो कैसे हो सकता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कॉस थीटा होगा, क्योंकि अगर फोर्स और वर्क डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लगा रहे हैं आप, तो वर्क होना ही होना है। लेकिन जीरो वर्क कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए, अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, तो उस केस में जो है वो आपका कॉस 90 जीरो हो जाएगा। W आप निकालेंगे तो एफ एस कॉस 90 यानी कि जीरो आ जाएगा। तो यानी कि ये जो सिचुएशन निकल के आती है, इस सिचुएशन में जो है आपका वर्क जो है वो जीरो हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है वो तो लग रहा है कि एक इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, 90 डिग्री जो है वो इनके बीच में एंगल है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वर्क आपका जीरो हो जाता है। ज्यादातर जैसे मान लिया सपोज करिए आप अगर जैसे ऐसे देखो कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगाया है तो चल रहा है ना, अब वेट इधर काम कर रहा है। अब आप देखिए बॉडी का वेट तो इधर ही काम करता रहता है हमेशा, और फोर्स आपने उधर लगा के उसको चला रहे हो। तो अगर हम कहें वर्क डन बाय दिस फोर्स, तो इस फोर्स की वजह से वर्क डन तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस जीरो यानी कि इनके बीच में जीरो एंगल है। लेकिन अगर हम कहें वर्क डन अगेंस्ट या वर्क डन बाय mg, तो देखिए mg की डायरेक्शन में कौन डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ना हो रहा है, उससे एंगल कितना बना 90। तो इसका मतलब वर्क डन बाय mg जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके डिस्प्लेसमेंट में यानी कि इसके मोशन में mg का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? एक ही सिचुएशन में कई फोर्स लग रहे हैं, उनका अलग अलग वर्क डन, इसका वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा बल्कि cos जीरो 1 हो जाएगा, और इस केस में वर्क डन इसके लिए mg के लिए निकालें तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वो देखना पड़ता है आपको केस कि फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट किस किस डायरेक्शन में है, कि उस हिसाब से फिर आपका वर्क बनता चला जाएगा। तो अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। इसके एग्जाम्पल भी जीरो वर्क के फेमस हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो वर्क, दो एग्जाम्पल हैं फेमस हैं बिल्कुल, आप हमेशा ध्यान को समझाने के लिए भी पूछे जा सकते हैं। एक तो है कुली द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए कुली जो बोझा लेकर चल रहा है, ये देखिए इसके सर पे बोझा लगा हुआ है, और ये मान लिया सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब जो बोझा है उसका वेट mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, mg इस डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों 90 डिग्री पे हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें कि बोझा जो है mg और इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा 90 हो गया, और इस केस में वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब जो है कुली जब बोझा लेकर के चलता है तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों फेमस क्यों हो गया? क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि कुली जो जब बोझा लेके चलता है तो हम उसे उस बात के पैसे देते हैं, हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हम उस कुली की हेल्प ले रहे हैं। तो सबको मालूम है, छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि कुली मेहनत कर रहा है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि कुली यहाँ पे कैलकुलेशन निकल रही है, तो कुली द्वारा किया गया कार्य जीरो निकल रहा है। तो इसीलिए एग्जाम्पल फेमस हो गया और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप समझिए कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि कुली जब काम नहीं कर रहा तो हम पैसे किस बात के दे रहे हैं उसे, तो आप ये देखिए कि कुली जो है वो इस कुली का जो ये बोझे का वेट है mg, इसके अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए कुली नॉर्मली चलता तो नॉर्मली उसका वेट जो है अपना बॉडी वेट रहता है, और उस बॉडी वेट के बेस पे जो फ्रिक्शन लगता है उसका, तो वो F इक्वल टू म्यू आर लगता है उसके ऊपर फ्रिक्शन। म्यू आर मतलब म्यू इंटू रिएक्शन यानी कि mg। अब उसके पास कुली का वेट कैपिटल mg है, और उसके ऊपर बोझा स्मॉल mg और लाद दिया हमने, ये तो उसका वेट हो गया अपना जब वो चलेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, ठीक है ना। अब मान लिया सपोज करिए बोझा लाद दिया तो वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा तो रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन करोगे आप वो तो बढ़ जाएगा ना, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इसलिए है। तो बाकी अदर फोर्सेस जो फ्रिक्शन बढ़ा है ना, उसकी वजह से अब आपका रिएक्शन बढ़ेगा, तो रिएक्शन बढ़ेगा तो इसको हैंडल करने के लिए मुश्किल आएगी उसको। भाई देखिए बॉडी वेट, जैसे कोई हल्का आदमी है तो वो जब खड़ा होगा और भारी आदमी है वो खड़ा होगा,
तो दोनों में थकने में अंतर आएगा, क्योंकि हल्का आदमी कम एक्शन दे रहा होगा अर्थ को तो कम रिएक्शन आएगा, भारी आदमी का ज्यादा रिएक्शन आएगा, उसके पैर जल्दी थकेंगे, उसके कम थकेंगे। ऐसे ही अगर चलना पड़े तो उस केस में फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन वो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब जो है वो हल्के आदमी को चलने में कम प्रॉब्लम आएगी, भारी आदमी को चलने में प्रॉब्लम आएगी ज्यादा, वो जल्दी थकेगा। तो कहने का मतलब जब बोझा लाद दिया हमने तो फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से उसके अगेंस्ट जो वर्क डन है वो इंक्रीज करता है। तो वो चीज मुश्किल होती है। बोझा लादने पे सबका चलना मुश्किल नहीं है, वो सबका चलना आसान नहीं है। आप बोझा लाद दीजिए, आपके पैर नहीं सही से चलेंगे, आप रिएक्शन जो है वेट बढ़ जाएगा आपका, उससे आपको पैर वो साधने में दिक्कत होने लगेगी। तो इस सिचुएशन, इन चीजों की वजह से हम उसे पैसा देते हैं। अगर हम ये कहें कि टेक्निकली कि इसके एमजी के अगेंस्ट वर्क डन कितना है, तो वो आपका 0 रहता है। लेकिन वो इफेक्ट जो है फ्रिक्शन एक्शन वगैरह इधर उधर जाकर के बॉडी पे और सब पे, इन पे, पैरों पे, सब जगह वो पड़ता है। उस बात के हम उसे पैसे देते हैं, ठीक है ना। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा, अगर वो उसका वर्क 0 है, तो ये काम तो फिर कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हर कोई नहीं कर पाता। तो इसलिए कुली द्वारा किया गया कार्य, बस आपको तो इतना ही समझाना होगा कि वेट उसका डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, बीच में एंगल थीटा 90 और इस वजह से वर्क डन 0। ये थोड़ा ना क्वेश्चन आएगा कि उसको पैसे किस बात के दे रहे हैं। ये तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है फिजिक्स को समझने का, कि आप इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य। अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें देखिए क्या होता है। अभिकेंद्र बल क्या होता है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन हो रहा है, हम जानते हैं अभिकेंद्र बल जो है वो बॉडी पे सेंटर की तरफ काम करता है और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, स्पर्शरेखीय दिशा में। तो इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा लो और फोर्स इधर है, तो इनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90। तो ऐसे सिचुएशन में जो है अगर हम वर्क निकालेंगे यहाँ पे, तो फिर से वही एफ एस कॉस, ये एंगल आपका 90 हो गया, तो कॉस 90 यानी कि आपका 0 आ जाएगा। तो इसलिए अभिकेंद्र बल में भी सीधे वो है सेंटर की तरफ काम करता है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, दोनों के बीच में एंगल 90 और इस वजह से वर्क डन जो है वो 0 हो गया। तो आप ये देख लीजिए, जितना हिंट नोट करना है नोट कर लीजिए, या फिर दोबारा से वीडियो देखकर मेरी सुनी हुई बातों को फिर से सुन सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और फिर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए खत्म करते हैं फिर हम इसे।